नमस्कार। इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर और साथ ही साथ आज का फोकस क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इकोनॉमी टुडे की और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप लाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सौंपेंगे 1675 नवनिर्मित फ्लैटों की चाबी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज भारत मंडपम में प्रदान करेंगे लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता, उन्नति और प्रदर्शन शील्ड के लिए पुरस्कार। राज्य लॉजिस्टिक्स सुगमता रिपोर्ट 2024 का होगा विमोचन। सेबी की जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के खिलाफ कार्रवाई जारी। ठुकराई सेटलमेंट अर्जी, बढ़ाया जांच का दायरा। कार्रवाई के कारण अटका सोनी के साथ जी का मर्जर। आज सपाट कारोबार के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 48 अंकों की गिरावट के साथ 79,895 और निफ्टी 21 अंक गिरकर 24,167 पर कर रहा है कारोबार। और आइए शुरुआत करते हैं और बाजार के हाल पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात गिफ्ट निफ्टी की, किस तरह से आज गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं हरे निशान के साथ ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 23,889 और 12 की यहां पर हरे निशान के साथ बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा सेंसेक्स ओपनिंग की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि लाल निशान के साथ यह कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 79,895.53 पर, यानी कि 48.18 की मामूली गिरावट के साथ। और निफ्टी 50 ओपनिंग की बात करें तो 24,167.25 लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 21.40 आप देख सकते हैं। तो निफ्टी 50 की हम बात कर रहे थे। इसके अलावा अगर हम टॉप गेनर्स की बात कर लें तो ONGC जो कि आप देखते हैं जो हरे निशान के साथ काम करता हुआ नजर आ रहा है। HCL टेक, SBIN और इंडसइंड बैंक, इसके अलावा SBI लाइफ, ये सब हरे निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, टॉप गेनर्स हैं। और पॉइंट्स की बात कर लें तो 3.06% पे ONGC है। HCL टेक्नोलॉजी की बात कर लें तो 0.94% पर यह कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। SBIN की बात कर लें तो 0.77% के साथ यहां कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और इंडसइंड बैंक की अगर हम बात करें तो 0.66% और SBI लाइफ की बात करें तो 0.64%। तो टॉप गेनर्स की बात हो गई। अब बात टॉप लूजर्स की। हीरो मोटर कॉर्प की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं मामूली गिरावट, लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। TCS की बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं मामूली गिरावट यहां पर दर्ज की गई है। ITC की बात करें मामूली गिरावट, सिप्ला की बात करें तो यहां भी मामूली गिरावट और विप्रो की बात करें तो यहां भी मामूली गिरावट। और ये टॉप लूजर्स हैं जो आज कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आज का दिन है वो साफ तौर पर अगर हम देखें तो हरे निशान के साथ भी है और लाल निशान के साथ भी काम करता हुआ नजर आ रहा है। और ये हम बात कर रहे हैं टॉप लूजर्स की। तो मार्केट में अब की बार उतार चढ़ाव भरी जो स्थिति है वो साफ तौर पर नजर आ रही है और इसके आंकड़े लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट में आज क्या कुछ नजर आ रहा है। तो ये टॉप लूजर्स जो कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें हीरो मोटर कॉर्प है, TCS है, ITC है, सिप्ला है, विप्रो है। ये तमाम टॉप लूजर्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं जो आज कारोबार करते हुए लाल निशान के साथ नजर आ रहे हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं आज के फोकस की। देश के नागरिकों के कल्याण और उनके बेहतर भविष्य के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अग्रसर होकर लोगों के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली के बुनियादी ढांचे को और विकसित करने जा रहे हैं और विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए और विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेज गति से काम कर रही है। साथ ही शिक्षा, रोजगार और मकान के साथ साथ भविष्य की नीतियों पर भी खास फोकस किया जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन में हर वो चीज पहुंच सके जिससे उनका जीवन और बेहतरी की ओर बढ़ सके।
इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की नींव रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। विकास के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए पीएम मोदी आज दिल्ली के अशोक विहार में झुग्गी बस्तियों के निवासियों के लिए 1675 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पात्र लाभार्थियों को स्वाभिमान अपार्टमेंट की चाबियां भी सौंपेंगे। और तो और प्रधानमंत्री 2 शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं पीएम नौरोजी नगर में विश्व व्यापार केंद्र WTC का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा सरोजी नगर में जनरल पूल आवासीय आवास GPRA टाइप 2 क्वार्टर का भी उद्घाटन करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने 600 से ज्यादा जीर्ण शीर्ण क्वार्टरों को अत्याधुनिक वाणिज्यिक टावरों से बदलकर इस क्षेत्र का कायाकल्प कर दिया है। इससे करीब 34 लाख वर्ग फीट प्रीमियम वाणिज्यिक स्थल उपलब्ध हुआ है। GPRA टाइप 2 क्वार्टर में 28 टावर शामिल हैं, जिनमें 2500 से अधिक आवासीय इकाइयां हैं। इसमें आधुनिक सुविधाओं और स्थल का कुशल उपयोग किया गया है। प्रधानमंत्री दिल्ली विश्वविद्यालय में 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। साथ ही पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार के पूर्वी परिसर में एक अकादमिक ब्लॉक की आधारशिला रखेंगे, जिसमें द्वारका के पश्चिम परिसर में एक अकादमिक ब्लॉक भी शामिल है। वहीं नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज के भवन की भी आधारशिला पीएम मोदी रखेंगे। 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। साल 2014 के बाद से लेकर अब तक पीएम मोदी देश को और देश के लोगों को आगे ले जाने के लिए लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका नतीजा है कि वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था नए परचम बुलंद करती नजर आ रही है और नए नए आयाम स्थापित कर रही है, जो विकसित भारत के पीएम मोदी के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने और देश के गरीब तबके को और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाने में कारगर साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वहीं राजधानी दिल्ली में झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए यह मौका किसी त्योहार से कम नहीं है। आखिरकार जो लोग अब तक झुग्गियों में रह रहे थे, अब नए साल में उन्हें नया घर मिलने जा रहा है। वो कह रहे हैं कि उनका बरसों का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा करने का काम किया है। जब से हम लोग रह रहे हैं तब से देख रहा हूँ यहाँ इतना गंदगी है, ना यहाँ के पानी की व्यवस्था था, ना यहाँ कोई सफाई की व्यवस्था था। बच्चे हमेशा परेशान रहते थे, बीमार पड़ते थे, हम लोग हॉस्पिटल दौड़ते थे, लेकिन कभी भी कोई देखने नहीं आया। जब से प्रधानमंत्री इस चीज़ को ध्यान दिया हम लोग के बच्चे के ऊपर, जो ना चलो वहाँ के बच्चे के ज़िंदगी संवरा जाए, अच्छे से उन लोग परवरिश हो, अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे जगह रहे, तब से हम लोग बहुत खुश है। जो आज ने मोदी जी ने ये काम किया है हमारे लिए बहुत अच्छा लगा और हमारे जो बच्चे हैं कम से कम कुछ आगे जाके कुछ बन सकते हैं, उनके लिए कुछ सोचे हैं वो लोग। मोदी जी ने कहा था कि हम जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। आज उन्होंने झुग्गी के जगह पर मकान बना करके दे रहे हैं। मोदी जी ने वादा किया था कि क्या कहते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान, उसके बाद अपना वादा पूरा किया। यहाँ पे हमें जेलर वाले बाग में फ्लैट हमें दिया। जहाँ हमें बोला था, वादा किया था, उन्होंने हमें मकान के उन्होंने हमें दिया। जहाँ झुग्गी जहाँ मकान बोला था उन्होंने अपनी वादा पूरा किया। मोदी जी को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कीचड़ से निकाल कर हमें मकान देकर स्वर्ग में बैठा दिया। मोदी जैसा नेता न कभी हुआ न होगा। मैं 25 साल से जेलर बाग में हूँ और मेरे बच्चे भी यहाँ हुए, पढ़े लिखे यहाँ नगर निगम के स्कूल में, लेकिन कहीं उनको अगर किसी यूनिवर्सिटी में जा कर के अगर एडमिशन कराना झुग्गी का नाम आता था तो इग्नोर कर देते थे कि नहीं ये झुग्गी में रहने वाला है। आज वो सम्मान मिला है। तो साफ तौर पर हम जैसा कि देख रहे हैं कि लगातार इसमें एक नीतिगत फैसले के तहत लोगों को घर मिलने जा रहा है, जो अब की बार एक बड़ी इबारत लिखने की ओर अग्रसर है। साफ तौर पर अगर इस पर हम नजर डालें तो कुछ आंकड़े हम आपके सामने रखते हैं। जहां झुग्गी वही मकान, साफ तौर पर जो झुग्गी में रहने वाले लोग थे उनको अब मकान मिलने लगा है। झुग्गी बस्तियों के निवासियों के लिए
1675 नवनिर्मित फ्लैटों का यहां पर उद्घाटन किया जाएगा, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लाभार्थियों को स्वाभिमान अपार्टमेंट की चाबियां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौंपेंगे, जिसका लोगों को काफी समय से इंतजार भी था। घरों में शौचालय, पानी, बिजली और रसोई घर जैसी बुनियादी सुविधाएं साफ तौर पर देखने को मिलेंगी, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी। और इसके अलावा भी हम आपको बताएं तो तमाम ऐसे पॉइंटर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं कि क्या कुछ आज खास है और किस तरह से अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ यहां पर करने जा रहे हैं, और कैसे जो लोग हैं उनकी सहूलियत के लिए, उनकी सहूलियत के हिसाब से उनको उनके सपनों का घर मिलने जा रहा है, जो अपने आप में एक बड़ी इबारत लिखने के लिए काफी है। और देश के निर्माण में, विकसित भारत के निर्माण में एक दूर का पत्थर हम इसे कह सकते हैं, एक मील का पत्थर इसे हम कह सकते हैं, जो साबित होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो आवास नीति से पूरा होगा घर का सपना, और आवास नीति के तहत डीडीए सस्ता घर स्कीम योजना जो साफ तौर पर देखने को मिली है, उसमें लोगों को काफी इससे राहत मिलती हुई नजर आएगी। श्रमिकों, ऑटो, कैब ड्राइवरों, महिलाओं और विभिन्न आरक्षित वर्गों के लिए आवास योजना यहां पर रखी गई है, जिससे लोगों को उनके सपनों का घर मिलेगा। इसके अलावा महिलाओं और आरक्षित वर्गों के लिए आवास फ्लैट पर 25% की छूट की भी योजना है, जो यहां पर रखी गई है, और जिससे जो लोग हैं उनको कम कीमत पर ये घर यहां पर मिलते हुए नजर आएंगे। नागरिकों को मिले घर, और इसके लिए है सरकार प्रतिबद्ध, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में 3024 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किया था। और इसके अलावा यथास्थान झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना के तहत लोगों को घर भी मिला था। तो ये अपने आप में बड़ी कहानी साफ तौर पर अपनी बयां कर रहा है कि किस तरह से जो लोग थे, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, उनको घर मिलना शुरू हुआ। 3024 नवनिर्मित ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का उद्घाटन हुआ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसके अलावा 2019 में दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। तो ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तमाम ऐसे पॉइंटर्स हैं, जो साफ तौर पर कहानी और इबारत लिखने के लिए काफी कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं, और किस तरह से आने वाले समय के लिए लोगों को मजबूत करने के लिए, साफ तौर पर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, और जिस तरह की जो प्रणाली है उसको मजबूत करने के लिए कैसे काम किया जा रहा है, और किस तरह से लोगों को जो विकास की परियोजना है उसका सीधा लाभ उन तक पहुंचे। इसके लिए लगातार देखा जा रहा है कि सरकार जो है वो प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, और यही सब कुछ तो है कि लोगों के जो सपने हैं उसको पूरा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आइए इसी पर चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ शुभमोय भट्टाचार्य जी जुड़ रहे हैं, जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि आज एक बड़ी इबारत, बड़ा दिन हम इसे कह सकते हैं, बहुत सारे लोगों को अपने सपनों का घर मिलेगा, किस तरह से देखते हैं, और कितना ये आने वाले समय में जो 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य है उस तक पहुंचने में कारगर साबित होगा? ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम जब कह रहे हैं कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जान आनी चाहिए, हमारे इंडस्ट्रीज़ में लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिलनी चाहिए, वो किस तबके की बात कर रहे हैं? बेसिकली लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास में इकोनॉमी के इन लोगों के लिए सबसे बड़ा मुश्किल होता है दो चीज़। एक है कि कहीं से कहीं जाना, यानी कि ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम, और दूसरा उससे भी ज़्यादा वो कितना दूरी कहाँ पे रह सकते हैं। अब हम तो नहीं चाहेंगे ना कि इंडस्ट्री के चारों तरफ झुग्गी झोपड़ी, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो उसके बीच में इंडस्ट्री बने, तो वो देश के लिए, प्रगति के लिए, अग्रसर के लिए कहाँ तक एक अच्छा पिक्चर देता है। इसीलिए एम्प्लॉयमेंट में ये जो लो इनकम स्कीम के लिए घरें बनाए जा रही हैं, ये ज़रूरी है, और ये इसका मैं आशा करता हूँ कि भारत सरकार इसको काफ़ी ज़ोर से इस पर काम करेंगे और आने वाले दिनों में, क्योंकि यही चीज़ है जो लोगों में, लोअर इनकम लोगों को एक कॉन्फिडेंस देता है कि मैं शहर में आ सकता हूँ, मैं शहर में मुझे रीजनेबल एक मकान मिल जाएगा जिसमें बेसिक सुविधा है, जैसे आप लोगों से बात कर रहे थे, उन लोगों से बता रहे थे, और फिर उनको काम करने में, उनकी प्रोडक्टिविटी में बहुत फर्क आता है। ये सब चीज़ें एक जुड़े हुए हैं, और इसीलिए मकान शहरों के बीच में खासकर मकान उन लोगों को, उन तबके के लोगों को मिलना बहुत ज़रूरी है, जो काम अभी दिख रहा है, और ये बहुत ही, मैं कहता हूँ, बुनियादी काम है।
बिल्कुल। बीते 10 सालों की अगर हम बात करें, हमने देखा है कि 2014 से जब से प्रधानमंत्री सत्ता में आए हैं, उसके बाद से लेकर अभी तक हमने देखा है कि अलग-अलग रूपरेखा रखी गई और किस तरह से लोगों को उनका घर मिल सके, किस तरह से जो विकास की परियोजनाएं, योजनाएं उनको और ज़्यादा बढ़ावा मिल सके और जो बुनियादी ढांचा है विकास का देश के हित में, उसको और ज़्यादा प्रबल किया जा सके, सशक्त किया जा सके। इस ओर तमाम कदम उठाए गए। आप इन 10 सालों में कैसे देखते हैं कि किस तरह से जो नीतिगत फैसले लिए, उनसे ये नीतियां बदली हैं और आने वाले कल के लिए भी हम कहें कि जो साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि जो मजबूत नींव आज पड़ रही है, उससे आने वाला कल और बेहतर और सुनहरा होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीज़ें शहरों के अंदर रेट्रोफिट करके मकान बनाना बहुत आसान बात नहीं है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसलिए समय लगा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह के ज़मीन को उपलब्ध करवाना। शहरों में, हमारे शहरों में बहुत सारे पुराने नियम हैं, अर्बन लॉज हैं, जिसके तहत इन सारे चीज़ों को करना बहुत मुश्किल है। आप देखेंगे ज़्यादातर शहरों में जो ज़मीन का जो आवंटन है वो काफ़ी स्कैटर्ड है और कई सारे पुराने नियम से में जकड़े हुए हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को हटाकर एक कंसिस्टेंट लैंड पूल बनाना, जिसमें लोगों को फिर उसमें मकान बनाया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब भी आप मकान बनाने की बात करते हैं प्राइवेट डेवलपर्स से भी, लो इनकम ग्रुप्स के लिए, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ज़मीन का दाम इतना आकाश छूता है कि उसमें लो इनकम ग्रुप के लिए मकान बनाना इम्पॉसिबल है। अब मकान बनाएंगे भी तो मकान की दाम इतना आगे तक पहुंच जाएगा, करोड़ 1.5 करोड़ वगैरह, कि वो इम्पॉसिबल है उन लोगों के लिए। इसीलिए सबसे पहले भारत सरकार ये जो स्टेशन मॉडल है जिस पर काम कर रहे हैं कि भाई हम खुद ही ज़मीन का अधिग्रहण करके, ज़मीन के जो नियम है उनको सिंप्लीफाई करके उस पर मकान बनाया जाए, तो वो ही सबसे ज़्यादा कारगर स्टेप है। तो जिस तरह से हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं कि सरकारी सिस्टम में एक इंश्योरेंस तैयार किया जाए हेल्थ के लिए, ये सभी जुड़े हुए हैं। ठीक उसी तरह से मकानों की भी एक बेसिक मकान लोगों को देने का सरकारी जिम्मेदारी है और ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक बुनियादी स्टेप है जी। और इससे ही हम बहुत सारे इसके फल हम आगे देख पाएंगे जी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि तमाम जो नीतिगत योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, आज उसका उद्घाटन भी होने वाला है। किस तरह से आप देख रहे हैं इन सबको, क्योंकि हमने देख रहे हैं कि जो विकसित शहर है, यहाँ हम दिल्ली की बात करें तो उसको और ज़्यादा हाईटेक बनाने का काम किया जा रहा है। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि एक बड़े लेवल पर इस काम को करने का जो नीतिगत फैसला है वो आने वाले समय में और ज़्यादा विकसित होता हुआ नजर आएगा। हाँ, देखिए बेसिकली बात यह है कि इस चीज़ों में, जैसे मैंने कहा कि ये जो काम के जो बेसिक चीज़ें दिए गए, हम इसमें टेक की बात कर सकते हैं वगैरह, लेकिन सबसे बड़ी काम जो दिखता नहीं है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। सरकारी सिस्टम में जो ज़मीनों को इंडस्ट्री के पास मुहैया किया गया, उसके बाद उसको लो इनकम ग्रुप्स के लिए मकाने बनाने का जो काम है, ये अपरेंटली लगता है कि ये कहाँ, मतलब काम क्या हो रहा है समझ में नहीं आता लोगों को, लेकिन ये काम बहुत ज़रूरी है और ये सरकारी तंत्र से ही हो सकता है। और इस पर जो स्फूर्ति दिखाई गई है, ये मैं मानता हूँ एक बहुत ही ज़रूरी कदम है। ये कदम जो है, इसी को ही हम आगे चलते हुए आप देखेंगे कि जैसे ये मॉडल डेवलप होगा, ये मॉडल और भी एक्सपैंड होगा, क्योंकि अभी ये पहला क्रम में बना है करीब 1700 के करीब मकाने। इस तरह के मकानों का जो सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा तो उसका बहुत सारा फायदा देखेंगे। तो मैं कहता हूँ जो डेवलपमेंट का जो एक बहुत बड़ा अंश है जो दिख नहीं रहा है, वो ये है कि जो रूल्स को सिंप्लीफाई किया गया वो बहुत ही बुनियादी चीज है और उसके चलते ही आज आप इस तरह की चीज़ों को देख रहे हैं। निश्चित तौर पर ये तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो लगातार हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तब चर्चा को जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है।
मैसेज आया है कि ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 45,000 करोड़ से ज्यादा की जो योजनाएं और परियोजनाएं हैं उसका शिलान्यास भी करेंगे और साथ ही साथ लोकार्पण भी करेंगे। तो ऐसे में तमाम उम्मीदें जताई जा रही हैं कि लोगों को उनके सपनों का जो घर है वो आज मिलता हुआ नजर आएगा। जो सबसे ज्यादा आज हमने देखा है कि जो बड़ी बात निकलकर सामने आई है, क्योंकि लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और उसी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शुभमोई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभमोई जी, अगला मेरा जो सवाल है वो साफ तौर पर यही है कि हम जिस तरह से देख रहे हैं कितना बड़ा बूस्ट आप देखते हैं इकोनॉमी को इससे मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो बुनियादी ढांचा है उसको साफ तौर पर और मजबूत किया गया है, सशक्त किया गया है। तो आने वाले समय में भारत सशक्त और आने वाले समय में जो प्रणालियां हैं भारत की वो भी सशक्त होंगी और इसके अलावा जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो भी सशक्त होंगे। हम बात कर रहे हैं और जो प्रधानमंत्री जी कई बार बात कर चुके हैं, एस्पिरेशंस, एक आशा का, एक सोच का जो जरूरत है लोगों को अपने की, हमें कि उनको लगे कि उनके भविष्य उनके हाथ में है, वो अपने आप में आगे चल सकते हैं। तो जब हम इस तरह की बात करते हैं, जब इस तरह की आशा होता है तो उसका बेसिस क्या है? उसका बेसिस है कि उनको सबसे पहले एक तो रोजगार और दूसरा मकान यानी कि रहने का जगह, ये दोनों जितने काम के जगह के पास जितने पास में मिलेगा वो उनके लिए बेहतर है। ये हम बहुत बारी सोच नहीं पाते हैं क्योंकि मिडिल क्लास वर्ग वगैरह में ये सारे प्रॉब्लम्स उतना मुश्किल नहीं होता है सामने। एम्प्लॉयमेंट का हो, लेकिन एटलीस्ट मकानों का, इस तरह का चीज़ों का सोचने का जरूरत नहीं होता है। लेकिन गरीबों के लिए जो रूरल एरिया से अर्बन में आ रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि मकान मिलना एक रीजनेबल कंडीशन में, जहाँ पे वो रह सकते हैं, जहाँ पे उनके फैमिली को सेफ्टी मिल सकती है, सुरक्षा मिल सकती है, जहाँ पे वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ें इंडस्ट्री के चारों तरफ वो देखने में बहुत ग्रेट में लगेगा, लेकिन जब बनता है और उनमें रहना शुरू करते हैं तभी जाके लोगों में कॉन्फिडेंस आता है कि हम देश की, अब जब आप जो बात कर रहे हैं कि देशों में सुनहरा पल 2047 का, उसका सबसे बड़ा एक अंश होता है इन लोगों को ये प्रोवाइड करना। ये दोनों चीज़ें जुड़े हुए हैं और इस काम में बहुत सारे स्टेट्स को अभी इसमें जुड़ना है। मुझे लगता है कि जैसे हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात किए हैं, हमने इंश्योरेंस में रिफॉर्म किए हैं, हमने बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म किए हैं, लोगों को लेबर रिफॉर्म्स का एक बहुत बड़ा अंश है इस तरह की चीज़ों को उनके लिए मुआयना करना। तो इसमें जब लोग आते हैं तब जाके एस्पिरेशंस तभी जाके एस्पिरेशंस बनता है और एस्पिरेशंस टूटते नहीं है। एस्पिरेशंस बिल्कुल, हमने बीते दिनों में देखा था कि जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई थी उसमें था कि 25 करोड़ जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। तो साफ तौर पर जो तमाम जो फैसले सरकार द्वारा लिए गए हैं उसका एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं, रिजल्ट के तौर पर उसको देखा गया था। तो ऐसे में आने वाले समय में हम और भी देख रहे हैं कि गरीबों को किस तरह से उनका सपनों का घर मिल सके, इसके अलावा उनके लिए और ज्यादा इंफ्रा को और दुरुस्त किया जा सके। इस कवायद को लेकर सरकार और ज्यादा प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है, जो हम देख रहे हैं कि एक अलग तस्वीर पेश करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और इस चीज में सबसे बड़ा क्रम मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि आप देखेंगे लैंड, जमीन को लेकर भारत में बहुत सारे अड़चने हैं रहे हैं, और इसके तरफ सरकार जब शहरों में खासकर जब लैंड की, जमीनों की रूल्स को सिंप्लीफाई करते हैं, वहां पे गरीबों को रहने का अवसर प्रदान करते हैं और उसका एग्जाम्पल के हिसाब से मकाने बनना शुरू हो जाता है। और वो मकान, जैसे आप आज बात हो रही है कि आज वो हैंड ओवर भी हो जाएंगे, तो ये बहुत ही क्लियर एक डेमोन्स्ट्रेशन रहता है कि ये काम हो सकता है। क्योंकि गरीबों के बीच में अगर आप सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले वो कहेंगे कि भाई हमें तो रहने का ही जगह नहीं है, पैसे का इनकम जो उनको जो सैलरी मिलता है, उनको जहाँ से भी रोजगार मिलता है, उसका कई बड़ा अंश
इस खर्च में चला जाता है। दूसरा खर्च हो जाता है कि चूंकि वो दूर रहते हैं, उसका ट्रांसपोर्ट में वहाँ से कहीं भी जहाँ भी काम करने आएंगे, जिस भी क्षेत्र में काम करने आएंगे उस खर्च में, तो फिर उनके पास बाकी रहेगा क्या। इसलिए ये चीज़, ये जो रिफॉर्म है, ये मैं मानता हूँ एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रिफॉर्म है जिसका सराहना करना ही चाहिए और जिसको आगे ले जाया जाएगा। तो मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि इस पर बहुत जोर शोर से काम होगा और दूसरे शहरों में, तो हम इसका एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन देखेंगे, इसका बहुत अच्छा फल देखेंगे। निश्चित तौर पर इसके आने वाले समय में दूरगामी जो नतीजे हैं वो निकलते हुए साफ तौर पर तो सामने आएंगे, क्योंकि नीतियां आज बन रही हैं और यही नियत नीति का संगम है जो लोगों की जो नियति है उसको बदलने के लिए काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए आगे बढ़ते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कहा है कि वो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष सुभाष चंद्रा और उनके बेटे पुनीत गोयनका को एक और कारण बताओ नोटिस भेजेगा। सेबी ने साफ कर दिया है कि कंपनी के खिलाफ लिस्टिंग नियमों के कथित उल्लंघन की जांच जारी रहेगी। जी और उसका टॉप मैनेजमेंट नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर सेबी की जांच के दायरे में है। उन्हें इससे पहले जुलाई 2022 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद गोयनका ने सेबी के पास सेटलमेंट आवेदन दायर किया था, हालांकि इसे खारिज कर दिया गया। अब सेबी ने नई जांच शुरू करने का फैसला लिया है। पिछले नोटिस में लगे आरोप और जांच रिपोर्ट को नई कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाएगा। सेबी की इस कार्रवाई के कारण जी और सोनी के भारतीय यूनिट के बीच $10 अरब का मर्जर अधर में लटक गया है। और वहीं चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट में बताया गया है कि जीएसटी संग्रह, सर्विस परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, एयर पैसेंजर ग्रोथ और वाहनों के पंजीकरण में वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही की तुलना में वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में मजबूत वृद्धि देखने को मिली है। भारत में चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में जीडीपी का 1.2% तक कम हो गया। 2024 में रियल एस्टेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और आईटी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। इस दौरान भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 2.8% घटा, लेकिन इसका प्रदर्शन बाकी अन्य विदेशी मुद्राओं के मुकाबले काफ़ी अच्छा था। रिपोर्ट के अनुसार हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स ने अक्टूबर से दिसंबर 2024 की अवधि में मजबूत सुधार दिखाया है। जीएसटी संग्रह तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 8.3% बढ़कर 5.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो देखा आपने कि किस तरह से जो लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिनसे जो साफ तौर पर इकोनॉमी है उसको तो बूस्ट मिल ही रहा है, और साथ ही साथ जो लोग हैं, नागरिक हैं, उन पर भी किस तरह से इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ इकोनॉमी टुडे में आज के अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।